हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है ना? सुन रहा है ना मुझे? आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके ओके। थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए 10 मिनट लेट हो गया। हम शुरू करें। हाँ, चलो चलो शुरू कर लीजिए। सर, आदरणीय डॉक्टर शशिधरन जी, डॉक्टर चांदी नायर जी, पद छात्रा लक्ष्मी एस नायर, अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, सबको मेरा प्रणाम। आज हमारे पद छात्रा लक्ष्मी नायर की खुली मौखिकी में भाग लेने के लिए हम सब मीट पर उपस्थित हैं। ये दिन भी एक खुली मौखिकी थी और आदरणीय डॉक्टर शशिधरन जी मुख्य परीक्षक थे। आज इस खुली मौखिकी में मुख्य परीक्षक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर शशिधरन जी हैं। ये आज विशेष रूप से परिचय देने की कोई जरूरत नहीं। आदरणीय डॉक्टर शशिधरन जी कोचिन विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय थे। अब कोचिन विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। हमारे विभाग में जो भी कार्यक्रम होते हैं हमेशा उनकी उपस्थिति होती है। तो आज इस खुली मौखिकी में डॉक्टर शशिधरन जी का की ओर से, विभाग की ओर से, उपस्थित सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। इस खुली मौखिकी में हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर शांति नायर जी। ये हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्षा एवं फैकल्टी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के डीन हैं। आज डॉक्टर ये हमारे विभाग के प्रोफेसर हैं। उनके निर्देशन में बहुत से छात्राएं शोध कार्य कर रही हैं। इस खुली मौखिकी में शोध छात्रा लक्ष्मी नायर की मार्ग निर्देशिका है। रिगिदा वर्ष में उन्हें मेरी ओर से विभाग की ओर से उपस्थित ओर से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे विभाग के शोध छात्रा लक्ष्मी नायर की खुली मौखिकी है और उनका शोध विषय है मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, संकट का संदर्भ 1990 के बाद की कहानियों में। आज इस खुली मौखिकी में वे अपने शोध प्रबंध का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करेगी। तो ऐसा लगता है 8 साल से को लेकर वे तो यहाँ शोध कार्य कर रही हैं। तो आज मैं उन्हें अपनी ओर से, विभाग की ओर से, यहाँ उपस्थित सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। और इस सभा में उपस्थित सब अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं सबको इस विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। तो वहाँ के ऐसे लोग इस खुली मौखिकी में उपस्थित हैं सबको, और इस प्रादेशिक केंद्र के अध्यापक बंधु हैं और छात्र छात्राएं हैं, सबको इस खुली मौखिकी में ओर से, विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। सबको रंजीत सर, आप इस खुली मौखिकी में अध्यक्ष का पद। धन्यवाद बरली जी। बरली जी हिंदी विभाग की अध्यक्ष और आचार्य हैं, और साथ ही उनके साथ हैं प्रोफेसर शांति जी और शोध छात्रा लक्ष्मी नायर जी। और इस
गूगल मीट में शामिल अन्य सभी अध्यापक बंधु और मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि बल्ली जी ने कहा, लक्ष्मी नारायण जी का विषय है आज। वैसे तो कहानी नामक बहुत ही लोकप्रिय विधा के अंतर्गत ही उसका शोध कार्य संपन्न हुआ है। बहुत सारी अच्छी कहानियों को या उसके संबंध में बातें सुनने का मौका हमें मिलेगा और उनका विषय है मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, विविध अवस्थाएं, मानव जीवन की विविध अवस्थाएं, सांस्कृतिक संकट का संदर्भ 1990 के बाद की कहानियों के संदर्भ में यही उनका विषय है। और वैसे हम जानते हैं मानव जीवन की पुराने जमाने से लेकर बताया गया है कि मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं। बाइबल में भी बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है उस अवस्था को लेकर। और बताया जाता है कि मनुष्य ने ईश्वर से बहुत सारी उम्र मांगी है, इसीलिए हमारी आयु 60 के ऊपर हो गई है। इन 60 के ऊपर की अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। इन 4 अवस्थाओं में इस तरह के सांस्कृतिक संकट उससे जुड़े हुए लोग झेलते हैं। कहानियों में उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई है, इसको लेकर लक्ष्मी जी का शोध प्रबंध है। और लक्ष्मी जी तैयार है ना? तैयार है सर। ओके, आपसे अनुरोध है कि आप अपने विषय का सार संक्षेप सुनाइए। लक्ष्मी जी। आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर बल्ली जी और मेरी मार्गदर्शिका डॉक्टर शांति नायर जी और आदरणीय शशिधरन जी और यहाँ उपस्थित अन्य अध्यापक बंधुओं और मेरे साथियों, सबको नमस्कार। आज मैं अपने शोध विषय को यहाँ करना चाहती हूँ, चित्र रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और मेरा शोध विषय है मानव जीवन की विविध अवस्थाएं, सांस्कृतिक संकट का संदर्भ 90 के बाद की कहानी। अन्य जीवों की अपेक्षा मानव की विलक्षणता उसका सांस्कृतिक जीव होना ही है। जहाँ अन्य जीवों के क्रियाकलाप उनके गुणसूत्रों के अपरिवर्तनीय सूचनाओं के आधार पर होते हैं, वही मनुष्य की जीवनचर्या एवं क्रियाकलापों के निर्धारण में संस्कृति की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। संस्कृति एक ऐसा प्रभाव है जो लगातार संवर्धित होने के साथ मानव जीवन के विविध धरातलों में एक अंतर्धारा के रूप में प्रवाहित होती रहती है। इसे हम एक ऐसे स्पंदन के रूप में देख सकते हैं जो मनुष्य को सामाजिक बनाती है और उस रूप में बरकरार रखती है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही सुसंस्कृति का ध्येय होता है और जीवन को जीने के तरीके भी इस ध्येय के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इसी के माध्यम से मनुष्य अपनी एवं अपने समाज की अर्थवत्ता की खोज भी करता है। बदलते प्राकृतिक परिवेश में जीवन को अनुकूल बनाने की अन्वेषक ऊर्जा मनुष्य संस्कृति से ही प्राप्त करता है और इसी के आधार पर आवश्यक फ्लेक्सिबिलिटी को भी मनुष्य निर्मित करता रहा है। इतिहास के प्रत्येक पड़ाव पर संभवतः मनुष्य को इस फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता पड़ी होगी और प्राप्त भी की होगी। बदलाव के इन बिंदुओं पर अनुकूलनाथ मनुष्य ने कभी अपने को परिवेश के अनुसार ढला तो कभी परिवेश में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश की। भारतीय जनता के इतिहास में भी इस प्रकार के संधि स्थल देखने को मिलते हैं और भारतीय मनुष्यों द्वारा ये दोनों ही स्थितियां विविध अनुपातों में स्वीकार की जाती रही है। बदलती राजनीतिक स्थितियां समाज को और बदलती सामाजिक स्थितियां व्यक्ति की संस्कृति को प्रभावित करती है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी इतिहास में हमें मिलते हैं। देश में आर्थिक और राजनीतिक रूप से आने वाले बदलाव देश की संस्कृति को भी बदलने लगते हैं और संस्कृति के इस बदलाव का प्रभाव प्रत्येक अवस्था के लोगों पर पड़ता है, चाहे वह बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो अथवा प्रौढ़ या वृद्धावस्था। प्रस्तुत शोध प्रबंध में वर्तमान संदर्भ में मानव के अंतर जगत में फैलने वाले सांस्कृतिक संकट को 90 के बाद के हिंदी कहानी किस प्रकार अभिव्यक्ति देती है, इसे विश्लेषित करने का प्रयास किया है।
अध्ययन की सुविधा के लिए मानव जीवन की विविध अवस्थाओं को आधार मानकर इसे 5 अध्यायों में विभक्त किया है। पहला है सांस्कृतिक संकट का वर्तमान संदर्भ, और दूसरा है बाल्यावस्था और सांस्कृतिक संकट, और तीसरा है युवावस्था और सांस्कृतिक संकट, और 14 है प्रौढ़ावस्था और सांस्कृतिक संकट, और 5वां है वृद्धावस्था और सांस्कृतिक संकट। पहले अध्याय में संस्कृति क्या है और वर्तमान संदर्भ में संस्कृति पर होने वाले संकट और उसके विभिन्न कारकों को देखा परखा गया है। मानव जीवन के विकास क्रम में उसकी प्रगति के लिए सहायक हुए संपूर्ण ज्ञानात्मक और क्रियात्मक अनुभव जो उत्तम आचार व्यवहार और रीति रिवाज का रूप ले लेते हैं उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य और उसके समाज के विकास का परिणाम है संस्कृति। यह उसके विकास के साथ साथ निरंतर परिष्कृत होता रहा है। संस्कृति और सभ्यता का घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में भिन्नता भी है। संस्कृति आंतरिक प्रकृति है तो सभ्यता मानव की बाहरी क्रियाकलाप है। मानवता पर आधारित भारतीय संस्कृति में विश्व कल्याण की भावना संयोजित है। ऐसी संस्कृति में अन्य संस्कृतियों का समन्वय होना तो स्वाभाविक है, किंतु समकालीन संदर्भ में संस्कृति तत्वों में हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, वह कहीं चिंताजनक भी है। 90 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। देशों की सीमाएं मिटाने के एलान यात्रा की सुगमता, यह सुगमता वास्तव में पूंजी की यात्रा के लिए अधिक रही। तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति पर वर्चस्वशाली देशों का नियंत्रण हो गया और जीवन एक टूर पैकेज की भांति हो गया। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण आदि के फलस्वरूप संस्कृति में एक खोखलापन व्याप्त होता दिख पड़ता है। इस स्थिति ने भारत के बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ों और वृद्धों के जीवन को सांस्कृतिक स्तर पर काफी प्रभावित किया। उनकी संकल्पनाएं दूसरी तरह से रूपायित होने लगी। भविष्य के निर्माण की रूपरेखाएं बदलने लगी। शिस्तों पर कहीं पूंजी हावी होने लगी। भारतीय संस्कृति के रूप और भाव में विकृतियां आने लगी। बदलाव की ये स्थितियां जो संवेदनशील जन की आकुलता और व्याकुलता का कारण बनी, वे समकालीन हिंदी कहानी में अभिव्यक्ति पाती है। जीवन के प्रत्येक आयु के लोगों पर ये स्थितियां किस प्रकार प्रभाव डालती है, इस बात को पहचानने और संवेदनशील पाठकों तक पहुंचाने का कार्य समकालीन कहानी ने किया है। दूसरा अध्याय भूमंडलीकरण, निजीकरण, बासारीकरण आदि के कारण भारतीय बच्चों की मानसिक संरचना में आए अनेक परिवर्तन को लेकर है। बदलते परिवेश में भूमंडलीकृत समाज में जहां निजीकरण, बासारीकरण ने संस्कृति में हस्तक्षेप किया, वहां बच्चों की संकल्पनाएं इन्हीं के तले विकसित होती है। अर्थात संस्कृति के संकट के असर उम्र की बुनियाद में ही बीज की तरह पड़ने लगते हैं। भारतीय बच्चों की बाल्यावस्था गहराई में इस सांस्कृतिक अपचयन का शिकार हो रही है। सांस्कृतिक संकट का कारण बनने वाले तमाम तत्व जो वर्तमान संदर्भ में उभर कर आए, उनका प्रभाव बाल्यावस्था से ही भारतीयों पर पड़ने लगता है। अर्थात भारतीय बच्चों का बचपन भी सांस्कृतिक संकट की इन स्थितियों को झेल रहा है। इसे पहचानने और संवेदनात्मक स्तर पर पाठकों को आगाह करने का कार्य 90 के बाद की हिंदी कहानी करती है। प्रौद्योगिक युग में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा उनकी भावनाओं और मानवीय सरोकारों को पुष्ट करने के बदले महज यांत्रिक होती है। ऐसी शिक्षा बच्चों को आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने की एक ऊर्जा बना देती है। शिक्षा को बाजार के घेरे में लाने से उसके मूलभूत उद्देश्यों से अविच्छिन्न होकर एक संसाधन का रूप ले रहा है। सर्वमित्र सृजन की एक दी चिड़िया एक दी बिड़िया कहानी शिक्षा अपने उद्देश्यों को भूलकर किस प्रकार यांत्रिक हो जाती है, इसको अभिव्यक्त करने में सफल निकली है। सामाजिक श्रेष्ठता के आधार के रूप में अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण बच्चों को मातृभाषा में दक्षता प्राप्त करने में असफल बना देता है। यह उनकी भावनाओं को अपरिपक्व बनाता है। राजेंद्र वर्मा की सोरी पापा, चंदन पांडे की सिटी पब्लिक स्कूल वाराणसी आदि इस सिलसिले में उल्लेखनीय कहानियां हैं। पब्लिक स्कूल का व्यावसायिक नजरिया बच्चों को इंसान न बना करके मशीनी ऊर्जा को तैयार करता है। इस प्रकार जीवन से कटी शिक्षा से बच्चों की मौलिक प्रतिभा की उन्नति नहीं अवनति होती है। शैलेंद्र सागर की आमीन, मालती जोशी की मोहभंग आदि कहानियां इस यथार्थ के आयाम मिलते हैं।
प्रतियोगिता के दौर में अभिभावकों की अधिक महत्वाकांक्षाएं बच्चों को अधिक तनाव की स्थिति में पहुंच जाती है। माता पिता की ऊंची आकांक्षाओं के साथ तालमेल बैठाने में अक्षम होने वाले बच्चे नशाखोरी में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे आत्मसम्मान नष्ट होने वाले बच्चों की समस्याओं को उजागर करने वाली कहानियां है ब्रजकिशोर झा की ग्रीनवुड बॉय, शैलेंद्र सागर का धुंध, अखिलेश श्रीवास्तव चमन की सपनों का बोझ आदि। बाजार जहां मनुष्य के बाहरी जीवन में व्याप्त हो रहा है, वहीं हम देखते हैं कि बाजार की सोच अर्थात मुनाफा या लाभ केंद्रित सोच लोगों के मन और मस्तिष्क में भी कर रही है। माता पिता और बच्चों के रिश्तों में भी लाभ की मानसिकता ने जड़ें जमा ली है और इसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ते बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को पूर्ण रूप से अवरुद्ध करता है। चंदन पांडे की भूल न कहानी में गुलशन नामक बच्चे के माध्यम से साथी संकट की इस विडंबना को उकेरा गया है। परिवार के एक मेधावी बच्चा परिवार के तमाम अभावों की पूर्ति की उम्मीद बनता है, जिसमें उसके भीतर के बच्चे को, उसके भीतर के व्यक्ति को जन्म देने वाले मां भी भूल जाती है। भूल न कहानी में अपने सपने और उम्मीदों की पूर्ति के लिए घर वाले बच्चे को बलिदान दे रहे थे। वे लोग गुलशन को भूल जा रहे थे। उसका पसंदीदा विषय न होने पर भी इस तरह की तकनीकी शिक्षा के लिए उस पर दबाव डाला जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के नए उपकरण के रूप में उभरने वाली शिक्षा व्यवस्था लाभ की संभावनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे शैक्षिक क्षेत्र में पनपने वाली आर्थिक असमानता को शैलेंद्र सागर की संक्रमण और राजेंद्र वर्मा की सोरी पप्पा आदि कहानियां उजागर करती है। इससे शिथिल हो चुकी शैक्षिक प्रणाली की नैतिक दृष्टि क्षीण हो रही है। भूमंडलीकरण से उपजी उपभोक्ता संस्कृति ने माता पिता के वात्सल्य के अभाव को पूरा करने के लिए अनेक सुविधाएं तैयार की है। आधुनिक युग के व्यस्त माता पिताओं ने बच्चों के प्रत्येक फरमाइश पूरा करते करते उन्हें इंटरनेट और सूचना संचार के नए नए आविष्कारों की दुनिया में धकेल देते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा की अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत नए नए खिलौने बचपन से ही बच्चों को उपभोग संस्कृति के अंदर स्पर्धा में जोड़ दिया जाता है। शैलेंद्र सागर की संक्रमण, ब्रजकिशोर झा की ग्रीनवुड बॉय, नवनीत मिश्र की हामिद 2006 आदि में इसका जिक्र मिलता है। नवनीत मिश्र की कहानी हामिद 2006 का हामिद कहता है, अंकल कोई ऐसा खिलौना दिखाइए जो मेरे किसी फ्रेंड के पास ना हो। नवनीत मिश्र, हामिद 2006, नया ज्ञानोदय, अक्टूबर 2006, पृष्ठ संख्या 41। गोलू ने खिलौने के मामले में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। खिलौने के संदर्भ में बच्चे के भीतर खेलने की उत्सुकता नहीं है, वरना उसका प्रदर्शन करने की उत्सुकता अधिक है। यहाँ हमें प्रेमचंद की कहानी ईदगाह याद आती है, जिसका बच्चा हामिद आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर खिलौने के लिए दिए गए पैसों से चिमटा खरीद कर लाता है। विज्ञापनों के आकर्षक दुनिया में प्रवेश करने वाले बच्चे इसके अंधानुकरण करके गलत रास्ते में जाने की संभावनाओं के बारे में अवगत कराने वाली कहानियां हैं चित्रा मुदगल की 28 गज की ओढ़नी, महेंद्र सिंह की दिया बनाम तूफान आदि। सूचना क्रांति के इस युग में टीवी और इंटरनेट में मनोरंजन के नाम पर प्रसारित कार्यक्रम अधिकांश उथले और मन में हीन भावना जगाने वाली है। गीता श्री की वह रात किधर निकल गई और चंदन पांडे की सिटी पब्लिक स्कूल वाराणसी आदि इस मुद्दे को उठाती है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर आधारित टूटती प्रतिबद्धता वाले समाज में परिवार का अस्तित्व टूट रहा है। संवेदनात्मक स्तर पर होने वाले यह टकराव मानवीय संबंधों को खोखला कर देता है। इस विभीषिका को व्यक्त करने वाली कहानियां हैं सूर्यबाला की माय नेम इज ताता, चंद्रकांता की चुनमुन चिरैया, मालती जोशी की प्रॉब्लम चाइल्ड आदि। समाज में पनपने वाली भोगवादी मानसिकता ने बच्चों को यौन शोषण का शिकार बना रही है। गीताश्री की वह रात किधर निकल गई, मधु कांगरिया की फाइल आदि कहानियों में समाज में फैलने वाली इस कुत्सित वृत्ति किस प्रकार बच्चों के जीवन में डर की मानसिकता फैलाती है, इसको दर्शाती है। सांप्रदायिकता के कारण बचपन में से बच्चों के मन में घेर कर जाने वाले भाई को दिखाने वाली कहानियां हैं नासरा शर्मा की सबीना के 40 चोर, चंदन पांडे की भूलना आदि। भूमंडलीकरण से उभरने वाले नए मूल्य संकट के दौर में बच्चों की सोच, सृजन, विकास और मानसिक संरचना में आने वाली समस्याओं को ढूंढने का प्रयास समकालीन कहानी में हुआ है।
सांस्कृतिक संकट का प्रभाव युवाओं पर किस प्रकार हो रहा है, उसका चित्रण समकालीन कहानी में किस प्रकार हुआ है, उसी को तीसरे अध्याय का विषय बनाया गया है। आज तेजी से गुजरने वाले जिंदगी, संवेदनहीन संबंध, उपभोग संस्कृति, मूल्यों का विघटन आदि के कारण युवाओं की संस्कृति बदल रही है। आज की पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं के निर्धारण करने में मुरलीधरन का अपना हाथ है। अर्थ केंद्रित जीवन के विकास के कारण युवाओं के जीवन में स्वार्थपरता और जटिल होती जा रही है। मीडिया और बाजार के माध्यम से उपभोक्ता दुनिया की असंख्य वस्तुओं के बीच वे एक नई पहचान चुन रहा है। बाजार ने भारतीय युवाओं की सोच को बदल रहा है। इसका अंगन समकालीन हिंदी कहानियों में हुआ है। आज तेजी से गुजरने वाली जिंदगी, संवेदनशील संबंध, उपभोग संस्कृति, सोशल वेबसाइट्स का तिलस्म, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से युवाओं में विदेशी जीवन के प्रति बढ़ते अंधाकर्षण, विवाह और पारिवारिक व्यवस्था के प्रति युवाओं की मानसिकता में आए परिवर्तन जैसे परिवर्तित काल के विभिन्न आयामों को कहानीकारों ने चित्रित किया है। फंगिरी सिन्हा के किस्सा ये कोहिनूर, पंकज सुबीर की सदी का महानायक और कुल तेल का सेल्समैन, उषा राजे सक्सेना की क्लिक, उर्मिला शिरीष की उसका अपना रास्ता, क्षमा शर्मा की मम्मी आ रही है, स्वाति तिवारी की रिश्तों के कई रंग आदि कहानियां युवाओं के संदर्भ में सांस्कृतिक संकट के इस पहलू को उकेरती है। आज संवेदनहीन होते युवाओं के वर्तमान यथार्थ को समकालीन हिंदी कहानी प्रस्तुत करती है। भौतिकता की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बुद्धि और हृदय के बीच की दूरी बैठाने में सहायक हुआ। दुनिया भर की एक ही अर्थव्यवस्था होने से अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया है। पर्यायी भाषा द्वारा अपने देश की भाषा को मिटाना, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी सोच को मिटाना है। आधुनिक समाज में युवाओं के आत्मबोध नष्ट होने तथा पर्यायपन को स्वीकृत करने के आत्मसंघर्ष उनके आंतरिक उपनिवेशीकरण को सूचित करता है। मिथिलेश्वर की अध्यापन, सुबह की प्रतीक्षा, अखिलेश की बच्चा कैसे बढ़ेगा, कैलाश बनवासी की प्रक्रिया, फंगरी सिन्हा के किस्सा ये कोहिनूर, ज्ञान प्रकाश विवेक की तमाशा आदि कहानियां इस सच्चाई को व्यक्त करती है। फंगरी सिन्हा के किस्सा ये कोहिनूर कहानी की जयंती महापात्र आज की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। उसका मातृभाषा उड़िया, राष्ट्रभाषा हिंदी और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है। घर में बोलचाल की भाषा अंग्रेजी मिश्रित हिंदी और दफ्तर में हिंदी मिश्रित अंग्रेजी। यही आज की युवा पीढ़ी की हालत है। युवा लोग अपनी भाषा से कट रहा है। अपनी भाषा से वंचित हो जाना उसकी अपनी अस्मिता से हट जाना भी है, क्योंकि भाषा हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की एक अंग भी है। जयंती महापात्र की पहचान जावा भाषा से है। जावा यानी कंप्यूटर की भाषा, मशीन की भाषा। मशीन की भाषा को संवेदना से कोई संबंध नहीं है। मशीनी भाषा का इस्तेमाल करते करते मनुष्य स्वयं मशीन बन गया है। इसी मशीनी भाषा में कामयाब होने के कारण ही जयंती भारत में स्थित एक विदेशी कंपनी में नौकरी हासिल करती है। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए जयंती को चुना। भाषा की अकृत्रिमता, मौलिकता तथा सृजनात्मकता हमारी मानवीयता के भी लक्षण है। जब हम कृत्रिम होते हैं तो स्वतःहीन भाषा जन्म लेने लगती है। जब हम मौलिक नहीं रहते हैं तो दूसरों के द्वारा प्रायोजित भाषा के अधीन में रहने को हम बाध्य होते हैं। जब हम सृजनात्मक नहीं होते हैं तो एक जड़ भाषा का ही उपयोग हम कर पाते हैं। अतः भाषा के ये उपरोक्त गुण भाषा के गुण के समान हमारी संस्कृति के भी गुण है। ये अरविंदाक्षन, साहित्य, संस्कृति और भारतीयता, पृष्ठ संख्या 83। प्रतियोगिता की अंधी दौड़ में मनुष्य और उसकी संवेदना और बिकाऊ माल बन गए हैं। धर्म की भारतीय अवधारणा आत्मान्वेषण करते खुद को आत्मतुष्ट होने में है तो उसे प्रकृति के जड़ और चेतन के प्रति दायित्व निभाना उसका धर्म होता था। किंतु उपनिवेशी शक्तियों ने धर्म की अवधारणाओं को बदलाकर उसके दूरगामी इस्तेमाल किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त हिंसा का मूल कारण भारतीय युवाओं द्वारा अर्जित अस्मिता बोध की असफलता को सूचित करता है। युवाओं की तेजस्विता को चुराकर धार्मिक संघर्ष के लिए प्रयोग करना राजनीतिक संगठन अपना आधार बनाया है। विमल चंद्र पांडे की पवित्र सिर्फ एक शब्द है कहानी में ऐसा विवरण है। पागलपन भी कई किस्म के थे। सबसे बड़ा गिरोह उनका था जो अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते थे। इतना प्यार कि इसके रास्ते में आने पर वे अपने बाप पर भी हाथ उड़ा सकते थे।
उनका अपनी संस्कृति से बहुत लगाव था और इसकी रक्षा के लिए वे अपने भविष्य दाव पर लगाकर सड़कों पर घूमते थे और अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी रक्षा करते थे। मेरा एकाध दोस्त जो कॉलेज में फौज में जाने का स्वप्न देखते थे, यह स्वप्न टूटने पर इस रास्ते से देश की सेवा कर रहे थे। संपादक रविंद्र कालिया, नवलंबी कहानियां, पृष्ठ संख्या 88। पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों के गठजोड़ आज चारों ओर देखने को मिलते हैं। इन सब के पीछे आर्थिक लाभ ही पहला और प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए युवा लोगों का इस्तेमाल हो रहे हैं। धर्म से सांप्रदायिकता और उससे एक अपसंस्कृति हमारे बीच फैल रही है, जिसका प्रत्युत्तर आज की कहानियों में दिखाई देता है। इसमें इसके छद्म भावों और नकारात्मक पक्षों को प्रस्तुत करने में वंदना राय की यूटोपिया, विमल चंद्र पांडे की पवित्र सिर्फ एक शब्द है, सुधा अरोड़ा की काला शुक्रवार, चंद्रकांता की काली बर्फ और गीतांजलि श्री की बेलपत्र आदि कहानियां बेजोड़ है। समाज में फैली अपसंस्कृति का प्रभाव किस प्रकार युवाओं पर हो रहा है, इसके कुरूप एवं भयानक यथार्थ के स्पष्ट चित्रण करने में समकालीन हिंदी कहानी सफल निकली है। वर्तमान दौर में हुई आर्थिक समृद्धि ने भारत के प्रौढ़ लोगों के लिए एक नया व्यक्तित्व गढ़ने का कार्य किया है। उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सरोकारों में हुए बदलाव को समकालीन हिंदी कहानी व्यक्त करती है। प्रौढ़ लोगों के मानस में पनपने वाले इस बदलाव के कारणों की जांच करने का प्रयास 14 अध्याय में किया गया है। विज्ञापन संस्कृति ने प्रौढ़ लोगों के सपनों में अमीर बनकर ऐश और आराम की जिंदगी जीने का ललक को पैदा किया। बाजार ने मानवीय रिश्तों को अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के लिए बंधन साबित करने से आज का प्रौढ़ मानव आत्म केंद्रित हो चुका है। इसलिए ही प्रौढ़ लोगों की जरूरतें बदलकर बाजार में उपलब्ध सभी चीजें उनकी प्राथमिकता बन जाती है। ऐसे एक नई उपभोक्ता संस्कृति उसके जिंदगी में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। नए बाजार तंत्र ने विज्ञापन के द्वारा भारतीय समाज को उपभोक्तावादी संस्कृति के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रही है। यह भोगो फेंको संस्कृति समाज के प्रौढ़ वर्ग में तेजी से पनप रही है। प्रौढ़ लोगों की जरूरतों को अगणित करने वाले बाजार की मानसिकता को व्यक्त करने वाली कहानी है संजीव की ब्लैक होल, हरिदास व्यास की सजीला बुद्ध आदि। विज्ञान के नए आविष्कार ने मानव की सभी क्रियाकलापों को यांत्रिक रूप प्रदान किया है। वह अपने आप में सिकुड़ रहा है। नए संचार माध्यमों ने मनुष्य को मनुष्य न होने का अवसर देकर यंत्र बना दिया है। विज्ञान के नए आविष्कारों के साथ यंत्रवत जीवन जीने वाले मानव को चित्रित करने वाली कहानी है अल्पना मिश्र की इस जहां में हम। प्रौढ़ लोगों के जीवन में छद्म जरूरतों की आकांक्षा भरकर बाजार विलासितापूर्ण जीवन को प्रोत्साहन दे रहा है। उपभोक्ता संस्कृति में विज्ञापनों के माध्यम से दिखाने वाले दुनिया को यथार्थ में तब्दील करना सामाजिक प्रतिष्ठा के मापदंड के रूप में देखा जाता है। जैन नंदन की खरफुम तमाशा और राजेश छतुरे की दौड़ इस सच्चाई के बारे में अवगत कराने की कोशिश की है। पैसे को अधिमहत्व देकर बाजार के पीछे दौड़ने वाले प्रौढ़ लोग भीतर से खोखला बन रहा है। समाज में दिखावट के लिए चीजें खरीदकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत प्रौढ़ लोगों की कहानी है ब्रजमोहन की खिड़की। मीडिया समाज के सभी लोगों को, प्रमुख रूप से प्रौढ़ लोगों को अपने चक्कर में फंसाया जा रहा है। टीवी में दिखाने वाले सुख सुविधा की चीजों को देखकर आम आदमी इतने अधिक ललायत हो जाते हैं कि ये सब हासिल करने के लिए वे कठिन परिश्रम करते हैं। टीवी चैनल शुरू से ही अपने स्वरूप को गिरते रहे हैं और साथ ही साथ समाज के स्वरूप को भी। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में मीडिया ने कुछ सार्थक भूमिकाएं भी अदा की है, लेकिन उसकी नकारात्मक छवियां ज्यादा दिखाई देती है। हम जानते हैं कि मीडिया और बाजार का चोली दामन का संबंध है, इसलिए मीडिया ने बाजार के साथ मिलकर मनुष्य का नहीं उपभोक्ता का निर्माण किया है। यह उपभोक्ता वैश्विक रंगों से युक्त और स्थानीय रंगों से मुक्त सा है। चंद्रदेव यादव, वर्तमान साहित्य, अक्टूबर 2013, पृष्ठ संख्या 23। लोग ऐसी अंधी दौड़ में शामिल है कि मीडिया द्वारा प्रदर्शित इस मायावी दुनिया को हासिल करना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इसके लिए वे नए नए ब्रांड की चीजें खरीदते हैं और जिन चीजों की जरूरत उन्हें नहीं है, ये सब उनकी जरूरत बनकर उनके सामने आ रही है। मानव जीवन की सारी गतिविधियों पर बाजार ने अपना कब्जा कर चुका है। जैसे वर्तमान काल की व्यस्त जिंदगी में जीवन की स्वाभाविक क्रियाकलापों को
भूलने वाले व्यक्ति का जिक्र करने वाली कहानी है संजय कुंदन की बॉस की पार्टी। संजय कुंदन की बॉस की पार्टी में तथाकथित आधुनिक न होने के कारण कंपनी में प्रमोशन न मिलने वाले देवेश नामक पात्र का चित्रण है। अपने परिवार की सारी खुशी उनके प्रमोशन पर आश्रित थी। दूसरों को हंसाने के लिए और खुद को दूसरों के द्वारा स्वीकार्य बनाने के लिए वह अपने मूंछ को निकालकर एक अलग व्यक्तित्व पाने की इच्छा रखता है। काट दूंगा मैं उन्हें, मैं वह सब कुछ काट कर फेंक दूंगा जो मेरे परिवार की खुशहाली से दूर रख रहे हैं। मैं अपने मन मस्तिष्क से चार छंगाड़ उखाड़ के फेंकूंगा जिन्होंने मुझे दुनिया में अलग थलग कर रखा है। तो सोचते हुए उसने जल्दी जल्दी रेसर चलाना शुरू किया। संजय कुंदन बॉस की पार्टी, पृष्ठ संख्या 115। नए समय में अपने को फिट बनाने की होड़ में खुद एक कार्टून बनाने में वे सकुचाते नहीं है। कहानी के नायक देवेश कुमार को अपनी कंपनी में प्रमोशन न मिलने के कारण खोजने पर ही उसे हंसना जरूरी लगने लगा था। जिंदगी की सबसे स्वाभाविक क्रिया उसके लिए चुनौती बन गई थी। आज हमारे ऊपर बाजार का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि हम किस तरह से हंसना है, किस तरह से रोना है और ये सब बाजार तय कर रहा है। मानव जीवन की सारी गतिविधियों पर, हर क्रियाकलापों पर बाजार का कब्जा है। हम किस तरीके से मुस्कुराना चाहिए यह बाजार दिखा रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर बाजार पहुंच रहा है और वह सांस्कृतिक स्तर पर असर कर रहा है। समाज में नैतिक व्यक्ति से ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति को मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए ही लोग पैसे के पीछे भागकर भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वस्तुओं की भीड़ में ऐसी जीवन दृष्टि के कारण लोग मानसिक तनाव को चलकर असंतुष्टि भरा जीवन जीते हैं। राजेश छरबुरे की क्या आपने सुना कहानी इसका उदाहरण है। नैतिक व्यक्ति से ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति को समाज में मिलने वाली स्वीकार्यता के कारण प्रौढ़ लोग अधिक धन कमाने के लिए कोई भी अनुचित रास्ता स्वीकारने को तैयार है। खुद के नए वातावरण के अनुरूप बनाकर समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए नए मीडियाओं का प्रयोग करते हैं। आधुनिक युग में अपनी व्यक्तिगत घटनाओं को दूसरों के सम्मुख प्रदर्शित करने और मनाने के कोई भी अवसर किसी ने छोड़ते नहीं है। बॉस की पार्टी कहानी के बॉस बत्रा के जीवन विश्वग्राम के नागरिक स्थापित करने लायक थी। वह फोन पर मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे और घर में हफ्ते 2 हफ्ते में पार्टी होती थी। वहां शराब पीना और झूम कर नाचना तथाकथित मॉडर्न बनने का अलिखित शर्तें थी। उनकी जेब में सेलफोन का लेटेस्ट मॉडल रहता था, इसी में उनकी आत्मा रहती थी। यह सेलफोन उन्हें औरों से अलग होने का एहसास से भर देता था। इसी के जरिए वे दुनिया से जुड़े थे। वे इसी के जरिए प्रेम करते और घृणा भी। वे प्रेम करते, संभोग करते और अपने अंतरंग क्षणों को चित्र सेलफोन से उतार कर बाजार में बेचते थे। उनके लिए जीवन का हर प्रसंग बिकाऊ था। उनके लिए यह जिंदगी ही विचारित थी। संजय कुंदन बॉस की पार्टी, पृष्ठ संख्या 118। आज के समाज में लोग थोड़ी वक्त मिलते ही अपने फोन पर नई सोशल नेटवर्किंग साइट्स में दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। बिना देखे अपरिचित व्यक्ति को भी अपनी व्यक्तिगत घटनाओं का चित्र भेजते हैं। जीने का एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना, खूब मस्ती करना और प्रशस्त होना बन गया है। दिखावटीपन को तथाकथित आधुनिक बनने का अविभाज्य हिस्सा मानने से समाज के संतुलन को कायम रखने वाले मूल्य टूट रहा है। इससे समाज की गतिशीलता नष्ट हो जाती है। भूमंडलीकरण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दबाव के कारण वृद्ध लोगों के जीवन में फैलने वाले असुरक्षा बोध और अकेलेपन को समकालीन हिंदी कहानी किस प्रकार व्यक्त कर रही है, इसको 5वें अध्याय में विश्लेषण का विषय बनाया गया है। भूमंडलीकृत युग में भौतिकता के महत्व के कारण अनुभवों के ज्ञान का भंडार माने जाते थे जो बुजुर्ग, उनकी धर्म में प्रासंगिकता नष्ट होने लगी। व्यक्तिगत आय की प्रणाली का शुरू होना बुजुर्गों को परिवार की मुखिया का स्थान नष्ट होने का एक कारण बन गया। बड़े बड़े शहरों में मिलने वाली नई नई नौकरियां युवाओं को आकर्षण का केंद्र बन गई। इससे संयुक्त परिवार की प्रथा नष्ट होकर महानगरों में एकल परिवार आने लगा। इससे माता पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक संबंध की दूरी बढ़ गई। ऐसे घर में अकेले हो जाने वाले वृद्ध लोग असुरक्षा और बेकार हो जाने की डर से तनावग्रस्त है। आज के
वैश्विक परिदृश्य में वृद्धों की आबादी बढ़ने से उसकी देखरेख और पालन पोषण एक सामाजिक समस्या का रूप ले रहा है। वृद्ध होते ही सामाजिक प्रतिष्ठा में होने वाले ह्रास और अपनी स्थानीय जिंदगी से अलगाव और अवकाश प्राप्त हो जाने पर जीवन में आने वाले बेकार की स्थिति, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाने पर घर और परिवार वालों से जो सहारा मिलना चाहिए उसके अभाव में होने वाले असुरक्षा की भावना आदि वृद्धों की जिंदगी में नाटकीय परिवर्तन लाया है। भौतिक सुख सुविधा के लिए बच्चों द्वारा वृद्ध लोगों को अपने देश और गांव से विस्थापित करने से नए परिस्थितियों से तादात्म्य स्थापित करने में वे हार जाती है। संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवारों में बदलने से उनकी देखरेख के लिए घर में कोई नहीं होती है। अर्थ केंद्रित जीवन शैली ने वृद्धजनों के जीवन की महत्ता को नष्ट कर दिया। पारिवारिक सहारे के अभाव के कारण वृद्ध लोगों का जीवन गुमनामी के अंधेरे में घिर जाता है। संयुक्त परिवार की प्रथा टूटने से घर में प्रेम और सुरक्षा के अभाव में जीने वाले वृद्धों की कहानियां हैं। रूपलाल बेदिया की पीले पत्ते, स्वाति तिवारी की पुत्रवती, निर्मला सिंह की प्यासी रेत, शैली बलजीत की अपने घरौंदे से दूर, स्वाति तिवारी की डर आदि। बुढ़ापे की कठिनाइयों के साथ साथ जीवन में होने वाले असुरक्षा से उत्पन्न मानसिक कुंठा को अभिव्यक्त करने में समकालीन कहानी अपनी भूमिका निभाती है। सेवानिवृत्ति से उत्पन्न निष्क्रियता से जीवन में होने वाले एकाकीपन और बच्चों के विदेश की ओर स्थानांतरण से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने वाले बुजुर्गों की विडंबना की पहचान कराने की कोशिश समकालीन कहानी में हुई है। शैलेंद्र सागर की क्यों लौटाती है चिड़िया, स्वाति तिवारी की यात्रा ही तो है आदि इस मुद्दे को उठाती है। शहर के घर में अकेले रहने वाले वृद्ध दंपतियों की कहानी है स्वाति तिवारी का डर। इसमें वे असुरक्षा की भावना से डरते डरते मनोविक्षेप की ओर बढ़ रहा है। मैं स्तब्ध थी, तो क्या काका काकी भावनात्मक तनाव के शिकार हो रहे हैं। उनमें असुरक्षा की भावना इस हद तक बढ़ रही है कि वे भरी दोपहर में चौराहे की बांग तक जाने और महज आधा घंटा पत्नी को घर में अकेला छोड़ने में डरने लगे। स्वाति तिवारी, अकेले होते लोग, पुरुष संज्ञा 104। वृद्धों की सबसे ज्यादा जरूरत अपने संतानों से मिलने वाली संवेदना का भाव ही है। शैलेंद्र सागर की क्यों लौटाती है चिड़िया वृद्धावस्था में प्रवेश करने वाले पति पत्नी की कहानी है। वे टीवी देखने में और पौधों का पालन करने में ही अपना वक्त गुजारते हैं। कहानी में कभी कभी एक ऐसे प्रसंग आता है, शाम होते ही वापस लौटने वाले चिड़ियों के झुंड के बारे में। कहानी का नायक अरविंद खुद पूछता है, ये चिड़िया रोज अपने घोंसले में क्यों लौटाती है, क्योंकि उसके घर में शाम होते ही लौटने के लिए कोई नहीं है। वृद्धावस्था में पहुंचते ही लोग स्वयं को समेट लेते हैं, इससे अकेलेपन शुरू होता है। बदलते सामाजिक मूल्य वृद्धों के शांतिपूर्ण जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं। समाज से वृद्ध लोगों की उपयोगिता कम हो जाने के कारण होने वाली अवहेलना को झेलने वाले वृद्धों की मानसिकता को जयनंदन की कहानी अटकलने से गिर गए रेवत बाबू प्रस्तुत करती है। उपयोगितावादी संस्कृति से शिथिल होते मानवीय रिश्तों की कहानी है सुधा गोयल की माम का दर्द। सुधा गोयल की माम का दर्द कहानी में एक ऐसे माम का चित्रण है जिनके बूढ़े होने पर सभी द्वारा उपेक्षित हो जाती है, क्योंकि माम शारीरिक व मानसिक रूप से किसी के कोई सहायता करने में सक्षम नहीं है। जब तक सक्षम रही सभी को उनकी आवश्यकता रही। कितनी मान मनोहार से सब माम को अपने साथ ले जाते। काम हो जाने पर ससम्मान माम को उनके एकाकी घर में छोड़ जाते। संपादक डॉक्टर सीतांशु भारद्वाज। वृद्ध मन की कहानियां। बूढ़ी हो जाने पर किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। उन बूढ़ी हड्डियों से कुछ भी करना असंभव था। उस घर में वह एक अनावश्यक फालतू सामान बन गई थी। बेटों द्वारा उसे एक दूसरे के घर में फेंक जाती थी। अपने बहुओं से उन्हें मारपीट भी सहलाना पड़ता था। सब लोग उनकी उपेक्षा करके अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वह सचमुच उस घर के लिए एक बेकार की चीज बन गई है। एक और बाजार के मुनाफे पर आश्रित संस्कृति है तो दूसरी ओर सब कुछ यंत्राश्रित है। इससे बुजुर्गों के साथ भावनात्मक संबंध शिथिल हो जाते हैं। मानवीय संबंधों और संवेदनाओं में हुए बिखराव को सतीश राज पुष्करना की सही दिशा की ओर स्वाति तिवारी की आखिरी पड़ाव
प्रतीक्षा आदि में देखने परखने का प्रयास किया है। जीवन के सायंकाल में खाली हाथ वृद्धाश्रम में जाने वाले वृद्ध जनों की विविधताओं का विस्तार करने में समकालीन हिंदी कहानी निरंतर प्रयासरत है। भौतिकता की चपेट में मानवीयता का शरण दिन प्रतिदिन हो रहा है। उपभोक्तावाद पर केंद्रित तथाकथित आधुनिक समाज सांस्कृतिक मूल्यों के समान सामने चुनौतियां अवश्य खड़ी की है। अर्थ केंद्रित प्रतियोगिता की भावना से नष्ट होती मानवता के शिकार बन जाते वृद्धों की कहानी है। शैली बलजीत की अपने खरौंदे से दूर, स्वाति तिवारी की बंद मुट्ठी, वैतरणी के पार आदि। मानवीय आदर्शों में हुए परिवर्तन के कारण रिश्तों में होने वाले ध्रुवीकरण से शारीरिक और मानसिक रूप से वृद्ध जनों के जीवन में होने वाले डर और असुरक्षा की आकुलताओं को समकालीन हिंदी कहानी उजागर करने की कोशिश की है। इस प्रकार हम देखते हैं मानव जीवन के विविध अवस्थाओं में आज सांस्कृतिक संकट का रूप अलग अलग तरीके से घिर कर फैल रहा है, जिसके संदर्भ में अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो राजनीति की बातें हैं, इससे हमें क्या लेना देना। उन्हीं बातों के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये भारतीय जीवन परिवेश में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसे चक्रव्यूह की भांति वर्तमान बच्चे, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध सभी को घेर रहा है कि बस निकलना असंभव हो जाता है। इसकी दो प्रतिक्रियाएं हैं। एक अपने को परिस्थिति के अनुकूल बनाकर उसे स्वाभाविकता की संज्ञा देने वाली, और दूसरी परिस्थितियों से जूझकर उसमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के संघर्ष की। इनमें से दूसरी श्रेणी संवेदनशील मनुष्यों की है। सांस्कृतिक संकट को लेकर इनकी अपनी आकुलताएं और व्याकुलताएं हैं। समकालीन हिंदी कहानी के फलक पर ये आकुलताएं जहां तीव्रता के साथ अभिव्यक्ति पाती है, वहीं हम देखते हैं कि ये कहानियां संकट की और गहरी संभावनाओं से पाठकों को आगाह भी करती है। शोध करते हुए मुझे लगता रहा कि यह विषय अपने आप में बहुत अधिक व्यापक है और दिनों दिन व्यापक होता भी जा रहा है, किंतु यह हम अपनी क्षमता और समय की सीमा में रहते हुए मैं इसे जितने समझ पाई और जितने समेट पाई हूँ उसे आपके समक्ष रख रही हूँ। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत बहुमूल्य होंगे और आगे भी इसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा। वैसे आपने जिन कहानियों की चर्चा की है उनमें से अधिकांश कहानियों का अध्ययन मैंने भी किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने विषय के अनुकूल बहुत ही अनदी यानी बहुत ही सशक्त कहानियों का चयन ही किया है आपने, वो बहुत ही बड़ी बात है। और इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इन कहानियों का चयन किस आधार पर किया और इन कहानियों को आपने कहाँ से चयन किया? मैंने कहानियों को चयन के संदर्भ में मेरा मन में यह था कि ये सांस्कृतिक संकट इस कहानियों में है या नहीं, इसको मैंने ज्यादा ध्यान दिया, इसमें ज्यादा ध्यान दिया था। इसके साथ साथ उसमें बस बच्चे लोग आना चाहिए और युवा आना चाहिए और प्राउड है और वृद्ध भी आना चाहिए। तो मैंने पहले कहानियों को पढ़ते थे, उसके बाद उसमें सांस्कृतिक संकट है या नहीं के बारे में लेती है। उसके बाद में एक बच्चे है तो उस कहानी को लेते हैं, प्राउड है तो लेते हैं, ऐसे ही कहानियों का चयन। वास्तव में ये भी मैं सुनना चाहता था आपसे कि आपने जो चयन किया है 90 के बाद की कहानियों का, वास्तव में आपने सही ढंग से चयन किया है। 90 के बाद प्रकाशित पत्रिकाओं के आधार पर पत्रिका में वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर छात्र इस तरह मेहनत नहीं करते, पत्रिकाओं को उलट पलट कर देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। नहीं है ये एक आरोप नहीं है, बल्कि कोशिश नहीं करते, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। उसके बदले आपने पत्रिकाओं को, दस्तावेज को, आदर्श को और हंस को, इसी तरह जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उन्हीं पत्रिकाओं को देखा। खासतौर से कदाक्रम है, इसी तरह कदा से जुड़कर जितनी पत्रिका है उन सबको आपने देखा। उन्हीं कहानियों में प्रकाशित कहानी, ये बहुत बड़ी बात है। शुद्धार्थी के लिए तारीफ करने लायक बात है कि अपने विषय से समझ सामग्रियाँ कहाँ मिले,
कहाँ से उसे लिया जाए, ये कहानियों को कहाँ से लिया जाए, तो ये सही आपका जो चयन बहुत ही अच्छा रहा। पत्रिकाओं के आधार पर अपने इन पत्रिकाओं से पत्रिकाओं से ये एक शोधार्थी के लिए अपेक्षित गुण है। इसीलिए मुझे लगा कि कहानियों का चयन भी आपने अच्छे ढंग से किया है और कहानियों का चयन अपने पत्रिकाओं से पढ़कर किया है। और आपके प्रश्न से भी मुझे पता चला है कि आपने कहानियों का गहन अध्ययन किया है और उसका विश्लेषण आपने शोध प्रबंध में जो प्रस्तुत किया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ये एक मौखिकी है, इसीलिए कुछ सवाल आपसे पूछने हैं, इसीलिए मैंने इस तरह का, क्योंकि ये आप जानते हैं सब, लेकिन सुनने वाले सभी नहीं जानते, उनके ज्ञान को आकर्षित करने के लिए भी मैं कुछ ऐसे ही सवाल आपसे पूछूंगा कि ये सांस्कृतिक संकट के क्या क्या कारण हैं। जैसे हमारे जीवन की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं की चर्चा आपने की है, जैसे बाल्यावस्था है और युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था है। इन चारों अवस्थाओं में व्यक्ति को संकट में डालने लायक जो स्थितियाँ होती है, जो कारण होते हैं, उन कारणों के संबंध में थोड़ा सा, क्योंकि आपने लिखा है थीसिस में, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए एक बार फिर दोहराइएगा। नमस्कार लक्ष्मी जी, नमस्कार। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। हाँ, आप बताइए, उसके बाद मैं पूछ लूँगी। श्रीधरन जी ने एक प्रश्न पूछा है, उसके बाद ओके, ठीक है। मानव जीवन को स्वस्थ, सुंदर और गतिशील बनाने के जो तत्व है, उसका उल्लंघन हो जाने पर ही सांस्कृतिक संकट आ जाती है। यानी मानव जीवन को अपने जीवन में स्वस्थ रखना है और सुंदर और गतिशील रखना है, और ऐसे गतिशील रखने में जो तत्व उसको उल्लंघन करने के उल्लंघन करते हैं, यानी इसमें बाधा पहुंचते हैं, ये आने पर ही सांस्कृतिक संकट मानव जीवन पर आ जाते हैं। तो आपने कुछ आयामों की ये बात उठाई है ना, कुछ आयाम है, जी, आयामों के बारे में बताइएगा। कुमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, पासारीकरण, उपभोक्तावाद, ये सभी तो इसका आयाम हो गए हैं। यानी आजकल जो कुछ हो रही है हमारे समाज में, इसका आयाम के रूप में इन सबको हम देख सकते हैं। अभी मेरा आज सवाल उठा सकती है, क्योंकि हम बाद में भी पूछ सकते हैं अंत में, क्योंकि अभी हम शोधार्थियों के लिए या अध्यापकों के लिए छोड़ देते हैं। बाद में आपसे अगर कुछ पूछने तो पूछ, मेरा जी आप पूछ लीजिए। यस, थैंक यू सर। लक्ष्मी जी, मैं सिर्फ मेरा एक संदेह है, सिर्फ यही पूछने के लिए आ रही थी कि जो आपने बच्चों की मानसिकता या बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर बहुत सारी कहानियों का उल्लेख किया है, तो मेरा एक संदेह यह है कि ऐसी किसी कहानी का उल्लेख आपने किया है कि जो विज्ञापनों से प्रभावित होने वाले बच्चों की मानसिकता पर आधारित किसी कहानी का उल्लेख आपने किया है? आपने अपने शोध प्रबंध में उसी प्रकार की किसी कहानी का उल्लेख किया है कि नहीं? आपकी समझ में आया है कि मैंने जो पूछा है? हाँ जी, मैं विज्ञापन और बच्चे, यानी विज्ञापन किस प्रकार बच्चों पर प्रभाव डाल रही है, इसका एक विषय बनाया है। यानी विज्ञापन की दुनिया को असली दुनिया समझकर उसका अनुकरण करने वाले बच्चों की जिंदगी के बारे में बताने वाले कहानियां है। 28 गज की ओढ़नी और दिया बनाम तूफान और सिटी पब्लिक स्कूल वाराणसी, ऐसे अनेक कहानियां विज्ञापन पर आधारित है। और विज्ञापनों को देखने वाले बच्चे ऐसे है कि बच्चे तो भोले भाले हैं, वे जो कुछ देखते हैं उसका अनुकरण करते हैं, यानी वे कुछ भी सोचे बिना उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए विज्ञापन में जो कुछ दिखाते हैं उसको सही मानकर उसका अनुकरण करते हैं। तो ये अच्छे और बुरे को सही या गलत कौन सी है ये जाने बिना ही उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए इसका जरूर मैंने अपने विषय में डाला है। धन्यवाद। हेलो लक्ष्मी जी, मैं जयकृष्णन बोल रहा हूँ।
तो आपने भारतीय संस्कृति की बात करते हुए विश्व कल्याण की भावना का उल्लेख किया है ना? तो लेकिन आधुनिक समय में हम देखते हैं कि जेनोफोबिया यानी अन्य संस्कृति एवं लोगों के प्रति घृणा भावना हमारी संस्कृति में प्रतिदिन प्रचलित हो रहा है। और इसी समय हम वैश्वीकरण के कारण अंतर सांस्कृतिक प्रसार के प्रभाव को भी देखते हैं। ये दो साइड्स है। तो मेरा सवाल है कि 90 के बाद की कहानियां हमारी संस्कृति की इस आंतरिक संघर्ष को कैसे संभालती है, जो एक ही समय में विश्व कल्याणकारी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जीनोफोबिक भी। और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है? इस तरह की जीनोफोबिक ब्रेन वॉशिंग आप कह सकते हैं, इसमें मीडिया की क्या भूमिका है और 90 के बाद की कहानियों ने इसको किस तरह प्रतिनिधित्व किया है? देखिए, भारतीय संस्कृति में विश्व कल्याण की भावना नहीं दी है, यानी अपने आप का नहीं और अपने परिवार का नहीं और अपने आसपास के लोगों का नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही भारतीय संस्कृति खड़े है। इसलिए इसको भारतीय संस्कृति खड़े है और इसमें कुछ उल्लंघन हो जाने का बहुत कारणों में कुछ है, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, भाषारीकरण आदि। इसको दर्शाने में समकाल 90 के बाद के हिंदी कहानी को एक हद तक तो सक्षम हुई है। इसको मैं शायद युवावस्था और युवाओं के आधार बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यानी मीडिया मानवता को पृथक करके एक वस्तु में बदलने में अपना हाथ निभाती है। यानी मीडिया में जो कुछ दिखाते हैं, यानी बच्चों को यानी आजकल जो कुछ सोशल वेबसाइट्स आदि है ना, उसका अनुकरण करके सोशल वेबसाइट्स में जो कुछ दिखाते हैं उन सबको देखकर युवा लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपने आप में जो कुछ है उन सबको इसमें पेश करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। और यूटोपिया कहानी वंदना राज जी की यूटोपिया कहानी को भी मैं इसका एक उदाहरण के रूप में ले रही हूँ। यानी इसमें एक इसका नायक है अच्युतानंद गोसाई और उसकी प्रेमिका है नज्जो। और अच्युतानंद गोसाई नज्जो से प्रेम करती है और उसके साथ साथ उसका बलात्कार करती है। इसके लिए प्रेरित करने वाले एक कारण है, अब उसके मन में होने वाले एक कारण है धर्मांधता, यानी धर्म के प्रति उसके मन में होने वाले कट्टरता भाव। यानी अच्युतानंद गोसाई ने नज्जो का बलात्कार करने का एक कारण है वे उनके यानी अपने आसपास में जो लोग हैं वे तो उसके नासमझीपन का ही फायदा उठाते हैं। यानी वे तो एक दिग्भ्रमित हुआ एक युवक है, उसको उसके नासमझीपन को अपने आसपास के लोग दिग्भ्रमित करते हैं और वे नज्जो को बलात्कार करने का कारण हो जाती है। यानी अपने प्रेमिका को भी बलात्कार करने के लिए तैयार हो जाने वाले एक मानसिकता उसके मन में उत्पन्न करने में आजकल चलने वाले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है सब तो उसका कारण बन जाते हैं। हाँ ठीक है, मेरे सवाल का जवाब अच्छी तरह से समझने के लिए धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आप प्रस्तुति के वक्त में कई बार अपसंस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। किस संस्कृति को आप अपसंस्कृति मानते हैं? क्योंकि किसी भी संस्कृति अपने आप अपसंस्कृति नहीं है, शायद वो भारतीय हो या पाश्चात्य हो। मानव चिंता और सोचे जा इसे श्रेष्ठ और निम्न मानते हैं। तो आप यहाँ किसी दृष्टिकोण में अपसंस्कृति शब्द का प्रयोग किया है?
जैसे मैंने पहले ही कहा चुका है कि मानव जीवन को स्वस्थ, सुंदर और गतिशील बनाने वाले तत्वों का उल्लंघन हो जाने पर यह अपसंस्कृति का रूप ले लेते हैं। यानी संस्कृति का उद्देश्य मानव जीवन को लगातार संवर्धित होने के साथ साथ मानव जीवन के विविध धरातलों में एक अंतर्धारा के रूप में ही संस्कृति प्रवाहित होती है। यानी इसे एक स्पंदन के रूप में हम देख सकते हैं। यानी वे हमें एक सामाजिक बनाती है और उस रूप में बरकरार रखती है। जब हमें सामाजिक बनाने में किसी कार्य के द्वारा सामाजिक बनाने में इसका उल्लंघन हो जाते हैं तो वह अपसंस्कृति का रूप ले लेते हैं। वैसे सजिदा का ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कोई संस्कृति अपसंस्कृति नहीं है, बल्कि हम बता सकते हैं कि ये संस्कृति में परिवर्तन, सांस्कृतिक बदलाव है। तो बदली हुई संस्कृति उसे जैसे हम बता सकते हैं, उस बदली हुई संस्कृति ही अपसंस्कृति, क्योंकि अपसंस्कृति आजकल उस तरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए शायद सजिदा ने ऐसा सवाल किया। ये बदली हुई संस्कृति इन्हीं प्रभाव भूमंडलीकरण के कारण, बाजार मार्ग के कारण जो उन्माद पैदा करने वाले संस्कृति है। हाँ, वो आप उसे आपा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बदली हुई संस्कृति बदलती है, बदली हुई संस्कृति। लेकिन हम अक्सर इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आपा नहीं बल्कि बदली संस्कृति। ऐसा यही मेरी धारणा है, इसलिए मैं उसके सवाल से सहमत। नमस्कार सदगुरु जी, बधाई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आप विज्ञापन संस्कृति से आने वाला संकट 90 के बाद की कहानी में आया कि कहां तक? विज्ञापन संस्कृति का असर तो बच्चों पर हो जाते हैं, युवाओं पर होते हैं और प्रौढ़ों पर भी होते हैं। और सबसे ज्यादा तो इसका असर तो बच्चों पर ही होते हैं। यानी बच्चे ही सबसे ज्यादा अनुकरण हटते हैं। यानी आजकल एकल परिवारों की प्रथा ही चल रही है, इसलिए बच्चे लोग घर में अकेले हैं, इसलिए वे ज्यादा समय टीवी या इंटरनेट आदि देखते हैं। इसमें जो कुछ विज्ञापन दिखा रहे हैं उसका अनुकरण वे लोग करते हैं। यानी इसमें जो कुछ अच्छा है बुरा है इसको समझना वे नहीं जानते हैं, इसलिए वे जो कुछ अपने आसपास में देखते हैं उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए बच्चे लोग ज्यादा विज्ञापन के शिकार बन जाते हैं, विज्ञापनों का शिकार बन जाते हैं। इसका एक उदाहरण तो 28 गज की ओढ़नी कहानी में देख सकते हैं। 28 गज की ओढ़नी कहानी में एक बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि यानी एक अंडरवियर की कोई विज्ञापन देखने के बाद माँ से पूछती है, ऐसे अंडरवियर हम कितने साल में पहने का मम्मी, ऐसे पूछती है। और दिया बनाम तूफान नामक एक कहानी में भी का जिक्र हुआ है। यानी उसमें एक बच्चा यानी 6-7 साल का एक बच्चा टीवी देखकर उसमें दिखाने वाले विज्ञापन देखने के बाद उसके मन में यानी वो अकेले पढ़ते समय ऐसे गाने आते हैं, यानी सेक्सी जैसे ऐसे जो कुछ वे देखते हैं उसका वे अनुकरण करते हैं। ये सही या गलत है ये वे जानते नहीं है। और विज्ञापन का असर तो युवावस्था पर भी पड़ा है। यानी युवा लोग भी ज्यादा से ज्यादा ये उपभोक्तावाद यानी उपभोक्ता संस्कृति के शिकार हो रहे हैं। इसलिए वे लोग भी जो कुछ दिखा रहे हैं ये हमें इस समाज में अपने को समाज के अनुरूप बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसे सोचकर युवा लोग भी ये विज्ञापन देखकर ये सब कुछ खरीदते हैं। और प्रौढ़ावस्था के लोग भी विज्ञापन संस्कृति के शिकार बन जाते हैं। यानी आवश्यकता से बढ़कर जीवन के अपरिहार्य वस्तु के रूप में यानी विज्ञापन में जो कुछ दिखाते हैं ये सब तो उसके जीवन के अपरिहार्य वस्तु बन जाते हैं। यानी उसकी जरूरत उनके जीवन में है या नहीं इसके बारे में वे सोचते नहीं है। इससे ही हमें समाज में हमें पोषण मिलेगा ऐसे सोचकर वे लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण के रूप में संजीव की ब्लैक होल कहानी
बता सकती हूँ। यानी इसमें इसका नायक ऐसे है कि वे एक पत्र पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते ही एक जूतों के एक विज्ञापन देखने पर वह खुद उस दुकान में जाते हैं और जूते खरीदते, यानी उसके सालगिरह सब कुछ देकर वे जूते खरीदते। वह 200 का जूता खरीदने वाले व्यक्ति है, किंतु ये विज्ञापन देखने के बाद वे जाके 800 का जूता खरीदते हैं। यानी अपने परिवार के बाकी जरूरतों के बारे में सोचे बिना वे ये खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे एक प्रदर्शन प्रियता की भावना ये प्रौढ़ वर्ग के मन में डालने में विज्ञापन के अपने हाथ है। हेलो, नमस्ते। हेलो हेलो, मेरे और एक हेलो, प्रश्न है। मैं बाबू। ठीक है, ओमना जी आप पूछिएगा। हाँ, क्या अब हमारी स्कूली शिक्षा या एक स्कूल भी एक व्यापार के रूप में हम देखते हैं, क्या इसे आप सांस्कृतिक संकट के साथ एक संकट का प्रश्न के रूप में देखती हैं? ऐसा किसी कहानी है इस संबंध में? तो हम बाल्यावस्था के कुछ कहानियों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। यानी आज की शिक्षा ऐसे हो गई है कि ये अपने रोजमर्रा की दुनिया से जोड़ने वाली शिक्षा गायब हो गई है। यानी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तो हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना है, यानी अपने को सामाजिक बनाना है, अपने अंदर कुछ मूल्यों को जोड़ना है। किंतु शिक्षा का ये वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल आजकल लुप्त हो रहा है। यानी शिक्षा में आज सहजता नष्ट हो रही है। स्वयं कुछ करने का अवसर न देकर बच्चों के अंदर एक तोता रडंद शैली में जो कुछ डाल देते हैं उसको ही बच्चे सीखते हैं। यानी बच्चों को डी फॉर डॉग पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे अपने जीवन में किसी कुत्ते को देखने पर उसके साथ कोई भावनात्मक संबंध नहीं उत्पन्न होती है, इसे सिर्फ डी फॉर डॉग ही याद आती है। ऐसे एक प्रसंग एक थी चिड़िया एक थी बिड़िया कहानी में हुआ है। और आगे और एक बिंदु है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। यानी शिक्षा की भाषा के माध्यम के रूप में आजकल अंग्रेजी का प्रभुत्व चल रही है। यानी इस कारण एक संवेदनशील पीढ़ी ही आजकल बन रही है। यानी शिक्षा अपने मातृभाषा में देने से ही उसके अंदर पनपेगा। यानी हम जिस भाषा में सोचते हैं और जिस भाषा में जिस भाषा में हम सोचते हैं ये तो अपनी मातृभाषा में होती है, और मातृभाषा में शिक्षा देने से ही ये अपने अंदरूनी मूल्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। सिटी पब्लिक स्कूल, सोरी पापा आदि कहानियां इसका उदाहरण के रूप में कहते हैं। मैं बताती हूँ। और पब्लिक स्कूल के सांचे को यानी पब्लिक स्कूल को विशिष्ट समझने की एक शैली भी आजकल हमारे समाज में पनप रही है। यानी पब्लिक स्कूल में भेजने से ही बच्चे लोग कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसा एक विचार के मानसिकता आजकल हमारे समाज में फैल रही है। यानी ऐसे पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेजने से एक मशीन की पुर्जाओं को ही हम तैयार कर लेते हैं। यानी ऐसे इसका उदाहरण तो मैं सिटी पब्लिक स्कूल वाराणसी कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ। यानी वहाँ के बच्चे एक दिन कंप्यूटर लैब में बैठते वक्त कुछ अश्लील 3D देखने पर उसे वहाँ से बाहर निकालने की कुछ तैयारियां कर रही है टीचर्स। तो बच्चा अपने वहाँ से वो टीचर से कहती है कि आपको कुछ दिन पहले माँ जी ने जो पैसा दिया था ना उसके याद है ना आपको, ऐसे पूछते हैं। यानी सफलता के मापदंड आजकल बदल रहा है। यानी सफलता का मापदंड प्रयत्न है, ऐसे सोचने के बगैर पैसा है, यानी पैसा ही सब कुछ है, ऐसे सोचने वाले एक पीढ़ी ही आज की शिक्षा के कारण तैयार हो रहे हैं। और आजकल प्रतियोगिता की
एक अंधी दौड़ ही चल रही है। यानी इस प्रतियोगिता के अंधी दौड़ के कारण दबाव झेलने वाले बच्चों को ही हम आज के समाज में देख सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में ग्रीनवुड बॉय और धुंध, सपनों का बोझ आदि में ऐसे बच्चों को हम देख सकते हैं। और आर्थिक असमानता से पीड़ित बच्चों को भी हम आजकल देख सकते हैं। यानी पैसे वाले लोग पब्लिक स्कूल में ये पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में ऐसे ऐसे भेदभाव हमारे समाज में आजकल हो रहे हैं। और बच्चों के रुचि न जानकर बच्चों को उन्नत शिक्षा के लिए थोपने वाले माँ बाप बच्चों में घटते आत्मसम्मान का एक कारण बन जाते हैं। यानी अपने रुचि के अनुसार न बढ़ने के कारण वे लोग अपने आत्मसम्मान खोकर ही वे लोग जीते हैं। ये सब तो शैक्षणिक क्षेत्र की असंगतियों के रूप में हम बता सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते लक्ष्मी जी, मैं बाबू विश्वनाथ बोल रहा हूँ। ऐसे सुनाई दे रहा ना? हाँ, सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो शोध के संदर्भ में एक ऐसे नए विषय को आपने हमारे समक्ष रखा है और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। बस उसके साथ में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे 90 के बाद के सांस्कृतिक संकट की ये जो विभिन्न स्थितियां होती है, उन स्थितियों के संदर्भ में उत्तराधुनिक विमर्श की कई प्रवृत्तियां हमारे समक्ष आती है, जैसे कि हाइपर मॉडर्निटी, रिलेशनल एस्थेटिक्स, डिजी मॉडर्निज्म, ऑटो मॉडर्निज्म, परफॉर्मेटिज्म, रीओरिएंटलिज्म जैसी कई प्रवृत्तियां उस संदर्भ में हमारे सामने आ रही है। और इन प्रवृत्तियों की कई विशेषताएं भी होती है, जिनमें से कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे मनोरंजन एवं ज्ञान का संबंध बहुत गहरा होता जा रहा है ना। कंज्यूमरिज्म ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो रहा। और सच पूछा जाए तो WWW में मनोरंजन विज्ञान या राजनीति में कोई अंतर नहीं है ना। सभी में बिजनेस का तंत्र मौजूद है और सभी में मनोरंजन के वो जो तत्व है वो भी शामिल है। और उसी तरह से लाइव शोज जो है, रियलिटी शोज जो है, वो सब हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंक बन गया है और बनते जा रहे हैं, है ना। और साथ में डीजे वीजे का ये जो जमाना है, और इस जमाने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास के कई तत्वों को, यानी कि इतिहास में सुरक्षित कई सारे तत्वों को इस संदर्भ में ढीला किया जा रहा है। मनमाने ढंग से इतिहास का ये जो प्रयोग है कि वो किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑटो मॉडर्निज्म में हम देख रहे हैं कि मनुष्य एवं यंत्र के बीच का वो जो संबंध है कि वो बहुत ज्यादा होता जा रहा। हम कह सकते हैं कि मनुष्य यंत्र में बदल रहा है, या यंत्र में मानवीयता का वो जो आरोप है कि वो किया जाता है ना। मोबाइल एवं व्यक्ति के बीच का संबंध जो है, साथ में रोबोटिक्स की वो जो बात है, उस संदर्भ में ऐसी ऐसी बातों को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो लक्ष्मी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई कहानी आपकी नजर में आई, मतलब इन सारी प्रवृत्तियों से संबद्ध था, कुछ ऐसी कहानियों में कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने आई क्या? आपके अध्ययन के दौरान ऐसी कोई कहानी आपके सामने आई, ये मैं जानना चाहूंगा। बस, धन्यवाद। जी, मनुष्य को यंत्र में बदलने वाले एक कहानी है, किस्सा ये कोहिनूर। इसके नायिका है जयंती महापात्र। इसकी नायिका है जयंती महापात्र। इसके कहानी से ही मैं इसका उदाहरण देती हूँ। जयंती महापात्र की पहचान जावा भाषा से है। जावा यानी कंप्यूटर की भाषा, मशीन की भाषा। मशीन की भाषा को संवेदना से कोई संबंध नहीं है। मशीनी भाषा का इस्तेमाल करते करते मनुष्य स्वयं मशीन बन गया है। इसी मशीनी भाषा में कामयाब होने के कारण ही जयंती भारत में स्थित एक विदेशी कंपनी में नौकरी हासिल करती है। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए जयंती को चुना। यानी इसके नायिका जयंती महापात्र को अपनी भाषा यानी जावा भाषा में जावा भाषा का प्रयोग करने से ही उसे ऐसे एक विदेशी कंपनी में काम मिला है। जयंती अपने एक प्रोजेक्ट के दौरान लंदन जाती है और लंदन में वह इसको कोहिनूर देखने का अवसर मिलते हैं। कोहिनूर देखते ही उसके मन में ऐसा विचार आ जाते हैं कि यह
ये मेरे देश के है, मेरी मिट्टी है, मेरे देश, ऐसे ऐसे देश अपने देश की भावना जाग उठती है। किंतु वह ऐसे सोचती है कि ऐसे सोचने से मुझे क्या फायदा है, यानी कुछ ऐसे कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे सोचने के क्या जरूरत है, ऐसे सोचकर वे बाद में वे सब भूल जाते हैं और अपने काम में वापस आ जाते हैं। ऐसे मानव मन यंत्रवत हो जाने का एक उदाहरण है इस कहानी। और संजय कुंदन की बोस की बाती कहानी में भी इसका उल्लेख मिल सकते हैं। यानी बोस की बाटी कहानी का नायक तो खुद मुस्कुराने के लिए वे भूल जाते हैं। यानी उसके वो जब इसके बारे में सोचते हैं कि उसे काम में बढ़ोतरी मिलने के लिए वो सोचते हैं हो मैं मुस्कुराती नहीं है, ऐसे सोचती है। मुस्कुराना तो मानव की अंदर मन से आने वाली एक क्रिया है। वे तो यंत्रवत होने के कारण ही अपने को समाज में बनाए रखने के लिए जो कुछ चाहिए उसके बारे में मात्र वे सोचने के कारण ही वह मुस्कुराना भूल जाती है। जैसे और ये दोनों कहानियां इसके उदाहरण के रूप में हो सकती हूँ। लक्ष्मी जी, रियलिटी शोज और लाइव शो से संबंधित कोई कहानी वैसे है क्या, उस तरह की कोई कहानी आपको मिली? जी मुझे नहीं मिली है, ऐसे कोई कहानी मैंने नहीं देखा है। ठीक है, ठीक है। बाबूजी ऐसी कहानी आपने कोई देखी है तो हमें भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी पढ़ लें। नहीं, मैंने देखी नहीं है सर, मैं से जानने के लिए पूछ रहा था, क्योंकि मलयालम में इस तरह की कहानियां मिलती है ना, कोमाला जैसी वो जो कहानियां, उस तरह की कहानियां रियलिटी शोज और लाइव शोज को बेस करके बहुत सारी कहानियां हमें मलयालम में प्राप्त होती है। तो ऐसी कोई कहानी हिंदी में है क्या, ये जानने के लिए मैं बस पूछ रहा था। ओके, थैंक यू। उत्सुकतावश मैं पूछ रहा था। बस, मैं भी थैंक यू। जिज्ञासु हूं, इसलिए मैंने कहा। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। लक्ष्मी जी, आपने बताया कि हमारे जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए कुछ तत्वों का उल्लंघन होने पर हमारी संस्कृति पर संकट आ जाती है। तो आपने यहाँ कुछ तत्व वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, मैं जानना चाहती हूँ। कुछ तत्वों का उल्लंघन होने पर हमारी संस्कृति पर संकट आ जाती है, तो वो कुछ तत्व क्या क्या है? उसका जीवन को स्वस्थ, सुंदर और गतिशील बनाने के तत्वों को ही हम मूल्य कहते हैं। यानी बाह्य स्थिति के साथ सम्यक संयोग स्थापित करने वाले तत्व यानी सौंदर्य, और देह और मन के अंदर कोई अवरोध न रहना स्वास्थ्य है। और तीसरा गतिशीलता, मनुष्य को जो व्यवहार जीवन के विकास की धारा का मददगार है वह मूल्य है, और वही सुंदर है और वह नैतिक भी है। इसलिए मानव मन के आंतरिक सौंदर्य को बनाए रखने वाले ये है पहला तत्व। दूसरा है देह और मन के अंदर कोई अवरोध न रहना यानी स्वास्थ्य, यह है दूसरा तत्व। तीसरा है गतिशीलता, मानव को गतिशील होने में सहायक होने वाले वो तत्व, वो है तीसरा। यह है तीन तत्व। तो मेरा संदेह है कि हमारे जीवन में जो सांस्कृतिक संकट आ जाती है उसमें हमारे मानवाधिकारों के उल्लंघन की कोई भूमिका है या नहीं? हमारे जो मूलभूत अधिकार है, मानव का जो अधिकार है, उसके उल्लंघन हो जाने पर भी हमारे संस्कृति में संकट आ जाती है। तो आपने इसका उल्लेख आपके थीसिस में किया है कि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ। मानवाधिकारों का उल्लंघन जरूर एक संस्कृत संकट हो सकती है, क्योंकि मानव को गतिशील बनाना वाला एक गतिशीलता में रोक टोक डालना मानवाधिकार का हानि होने पर यह गतिशीलता रुक जाती है। इसलिए वो उसे भी एक संकट के रूप में कर सकती है। भी मानवाधिकार का उल्लंघन भी एक सांस्कृतिक संकट है।
किंतु इससे संबंधित कोई कहानी मैंने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि ये तो अवस्थाओं पर आधारित होने के कारण, यानी आयु वर्ग का आधारित होने के कारण ऐसे कोई कहानियों का उल्लेख मैंने इसमें नहीं रखा है। किंतु इसमें जी, सब जी धन्यवाद। किंतु इसमें आ जाती है मानवाधिकार के बारे में नहीं बताया गया, फिर भी ऐसे कहानी इसमें आती है। यानी भूलना कहानी देखे तो भूलना कहानी का बच्चे को अपने भविष्य में जो कुछ पढ़ना है इसके बारे में खुद चिंतन करने की कोई अवसर उसे नहीं मिलती है, और माँ बाप द्वारा उसे जो कुछ पढ़ने के लिए उसे थोपते हैं, उसे ही वे पढ़ते हैं। ऐसे उसका मानवाधिकार उल्लंघन एक होती है। ऐसे कहानियां आती भी है। हम से समाप्त करें, क्योंकि मुझे एक और मीटिंग में जाना है। अगर आपकी अनुमति है तो हम उसे समाप्त करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है और उस विषय से लेकर बहुत सारे प्रश्नों की संभावना भी है। मैं जानता हूँ, और आप सबकी अनुमति है तो हम उसे समाप्त करेंगे। मुरली जी, क्या मैं समाप्त करूं या आगे बढ़ाऊं? शशिधरन जी सर, मेरा एक सवाल था लक्ष्मी जी से। पूछे। लक्ष्मी जी, आपने अपने तीसरा अध्याय में बताया है सांस्कृतिक संकट के बारे में। तो मेरा ये है राय है कि वर्तमान जो समाज है या वर्तमान हमारा जो परिस्थिति है वो एक तरह से हमारे समाज में एक डर की संस्कृति पैदा करना चाहती है। चाहे वो बच्चे के मन में हो या हमारे समाज में हो, किसी तरह के वो डर की संस्कृति पैदा करना चाहती है। आपने अभी एक भूलना कहानी का जिक्र किया है, जहाँ में कहानी का शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक छोटे बच्चे हैं जिसके स्कूल से कार्य देते हैं, होमवर्क, जिसमें उसके पूछते हैं कि आतंकवाद क्या है। उस सवाल को देकर बच्चे के अलावा उसके कि इस छोटे बच्चे को किस तरह से आतंकवाद से परिचित करवाना चाहते हैं, जिसके कारण वो बच्चे के माता पिता जो है वो उसे उस सवाल से परिचित नहीं करवाता है, कहते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपने इस थीसिस में किसी भी तरह से मतलब डर की जो डर है जो किस तरह से हमारे सांस्कृतिक संकट को पैदा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ उल्लेख किया है, चर्चा किया है? जी मैम, बाल्यावस्था यानी दूसरे अध्याय में यौन शोषण के बारे में बताते वक्त चर्चा की है। यानी बच्चों के स्वस्थ बाल मस्तिष्क जिस तरह खराब हो जाती है इसके बारे में, यानी उसके मन में डर की मानसिकता किस प्रकार उत्पन्न हो जाती है इसके बारे में मैंने चर्चा की है। यानी वह रात किधर निकल गई और मधु कांगड़िया के फैल आदि कहानियों में मैं इसके उल्लेख किया है। मैंने रात किधर निकल गई कहानी में बच्ची को बच्ची खेलते वक्त तो उसका तो नहीं मालूम है कि यह शारीरिक शोषण है या नहीं है, वो नहीं है, किंतु उसके मन में ऐसे एक विचार आ जाते हैं कि लोगों के साथ बैठना तो शायद सही है। यानी और उसके मन में खेलने से डर, खेलने के लिए जाते वक्त ही उसे ऐसे तो इसको ये सब झेलना पड़ा, इसलिए उसके मन में डर उत्पन्न हो जाती है। खेलते सुनते वक्त ही उसके मन में डर आ जाती है। ऐसे डर की मानसिकता झेलने वाले हैं। और वृद्धावस्था में आ जाते वक्त वृद्धावस्था में आदि तिवारी जी की डर नामक एक कहानी है। ये सुरक्षा की भावना से डरने वाले एक दंपतियों की कहानियां हैं। इसमें दो वृद्ध दंपति है, वे लोग घर में बैठने दोपहर को भी घर में अकेले बैठने में डर महसूस करते हैं। अकेलेपन से वे लोग डर की मानसिकता वृद्धों में भी इसका जिक्र भी। और कबीना के 40 चोर
कहानी में भी इसका मलयालम में मन में घर कर जाने वाले भाइयों आगे के जीवन में भी उसे सताती रहती है। ऐसे एक प्रसंग सबीना के 40वें कहानी में भी आता है। और कोई प्रश्न है? हेलो, कोई प्रश्न है? आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विषय तो बहुत अच्छा है। इस विषय पर इसलिए क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कहानी बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, लोकप्रिय है ना। और इस विषय को लेकर दूसरे प्रश्न होते रहेंगे। कारण से तो शायद वहाँ ये भी हुआ होगा ना, वो प्रिसपिशन समय की कमी है, उसी कारण से अभी समाप्त होना होगा। तो सबकी अनुमति से, क्योंकि मैं जानता हूँ और वो जो है मेरे वाइस चांसलर के साथ 12:30 बजे एक मीटिंग है, इसीलिए मुझे जाना था। इसीलिए मैंने क्योंकि ये अचानक आई मीटिंग है, इसीलिए माफ़ी लेता हूँ। वैसे तो मैं भी ये सवाल जवाब सब सुनना चाहता था, लेकिन जो भी है तो मित्रों से अनुरोध है कि रश्मि जी का नंबर आपके पास है, आप उनसे संपर्क करें और आपको स्पष्टीकरण मांग लें। और लक्ष्मी जी से मेरा अनुरोध है कि 2-3 प्रश्न ऐसा जब भी भविष्य में आपसे पूछने की संभावना है, और उसे भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप मलयाली छात्र हैं, आपकी मातृभाषा मलयालम है, और इसलिए मलयालम जो साहित्य है उसमें भी इन 4 अवस्थाओं के संकट से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं। उस पर भी जरा, जैसे अशिदा जैसे लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, युवावस्था से संबंधित, वृद्धावस्था से संबंधित और बचपन से भी संबंधित एक बंदी रचनाकार के रूप में अशिदा को ले सकते हैं, और तरह तरह की कहानियाँ भी। और मुझे याद भी है कि जैसे ये साहित्यिक संकट का संदर्भ तो नहीं है, बल्कि एक मलयालम उपन्यास है, वेरुगढ़ नाम से मलयालम का उपन्यास है, जड़े नाम से प्रोफेसर अन्नी विश्वनाथ अय्यर जी ने उसका अनुवाद भी किया था। उसमें चेन्नई में रहने वाला एक परिवार बच्चों सहित अपने घराने में आ जाते हैं, परिवार में आ जाते हैं, और बच्चे ने अपने मद्रास के शहरी जीवन में उसने कभी भी ये चावल की पौध को नहीं देखा है। तो खेत से होकर चलते समय मम्मी उसे समझाती है कि बेटा यही है ये पौध जिससे हम चावल लेते हैं। तो लड़का तुरंत बताता है कि अरशी चली, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे आज भी मुझे लगता है कि मांगा मरम तेंगा मरम, है ना, इस तरह बोलते हैं। वैसे मांगा मरम तेंगा मरम अड़क्या मरम तो अक्सर बात में आती है। तो इसी तरह देखिएगा कि सुषमा चंद्रोत की एक कहानी है, ह्यूमन रिसोर्स नामक कहानी है, क्योंकि उसमें वो कहानी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स उसका शीर्षक है। उसमें जो कि गाँवों में ओछल हो जाने वाले जुगनुओं की चर्चा है, और लड़कियों से समाप्त हो जाने वाले भरतनाट्यम जो नृत्य है उसकी चर्चा है, क्योंकि नई संस्कृति के आगमन से वो जुगनू, क्योंकि शहर के समान गाँव विकसित होता जा रहा है, उससे जुगनू अप्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। बच्चों को बच्चे पूछ लेंगे बाद में कि जुगनू क्या है, पूछ लेंगे। अच्छा, कहानी में ये जो है ये
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले दो युवक हैं, एक युवक और एक युवती बाद में अपनी नौकरी छोड़कर गांव में चले जाते हैं। और वो जुगनुओं को प्यार करने वाला युवक था और उसकी दुनिया में वो अपने उसी की ठोन में वो गाँव चला जाता है। वो युवती जो है, दोनों की शादी भी हुई थी बाद में, वहाँ दोनों काम करते समय उनकी शादी हुई थी। तो बाद में लड़की नौकरी छोड़कर भरतनाट्यम स्कूल खोल लेती है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि संदर्भवश मैंने इस कहानी की चर्चा की है। और दूसरी बात है कि 90 के बाद शब्द का प्रयोग आपने किया है, 90 के बाद क्यों लिया, तो इसका भी आपके जवाब ढूंढ के अपने पास लिखिएगा। मेरे ख्याल से 90 में क्योंकि घाट जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया था, शायद तब से लेकर यहाँ ये भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति आ गई थी, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत एक तरह से 90 है। तो इसी तरह के संदर्भों को आप दीजिएगा। फिर दूसरी बात यह है कि इस विषय को लेकर, क्योंकि आपका जो दूसरे चैप्टर से लेकर जो 5वां चैप्टर तक का एक चैप्टर एक विषय के लायक है। भावी या भविष्य में क्या संभावना है, क्योंकि शोधार्थी कोई आपसे पूछ लेता है कि इसी विषय को लेकर आगे वो पढ़ना चाहेगा तो आपका सजेशन क्या है। तो इस तरह की अभी, क्योंकि आप सोच के रखिएगा, सवाल की संभावना है, तो मैं स्वागत करता हूँ। वैसे ये आपका जो विषय भी बहुत अच्छा रहा है और आपकी प्रस्तुति भी अच्छी रही। आपने इस प्रस्तुति के दौरान या अध्ययन के दौरान जिन कहानियों का चयन किया है वो भी अच्छा रहा है, और कहानियों के चयन के लिए आपने जो प्रयास किया है, पत्रिकाओं से कहानियों का संचयन आपने किया था, वो भी मुझे अच्छा लगता है। और कुल मिलाकर मैं बता सकता हूँ कि आपका ये प्रदर्शन जो है मौखिकी में और प्रेजेंटेशन में आपका बहुत ही अच्छा रहा है। और इसलिए ये बोर्ड जो है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मैं और शौनक देश, हम तीनों मिलकर एयरपोर्ट जरूर आप यूनिवर्सिटी को दे देंगे कि आपको PhD की उपाधि दी जाए। और इसीलिए वो आने वाले दिन की उस ऑर्डर के पहले हम ये घोषित करना चाहेंगे कि आपको जरूर PhD की उपाधि मिल जाएगी। हमारी सिफारिश उसके पीछे रहेगी, और लेकिन वो आ जाए, लेकिन तब के लिए मैं इंतजार करना नहीं चाहूँगा। इसीलिए मैं आपको डॉक्टर लक्ष्मी एस नायर कह के पुकारना चाहूँगा और आपको बधाइयाँ दे दूँगा। और आपसे अनुरोध है कि आगे भी आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। और आपने क्योंकि बहुत सारी सामग्रियों का आपने संचयन किया होगा, उसे लेखों के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास किया जाए। और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे विषयों का चयन आपके डिपार्टमेंट से हुआ है, अच्छी बात है। और इसके शोध निर्देशिका प्रोफेसर जो शांति नायर जी है, उनके प्रति मैं क्योंकि उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उसमें ऐसे विषयों, नए विषयों को लेकर आ रही है। और कुल मिलाकर इसे समाप्त करते हुए बताना चाहूँगा कि आप तीनों, खासतौर से शोधार्थी और शोध निर्देशिका दोनों साधुवाद के अधिकारी हैं। और एक बार फिर रश्मि नायर जी का अनुमोदन करते हुए, यानी अनुमोदन हिंदी वाला अनुमोदन नहीं, मलयालम वाला है, तो आपका वो मैं वैसे बधाइयाँ देते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। समय के शोध के उपरांत मौखिकी के साथ लक्ष्मी नायर का शोध कार्य समाप्त, जिसका अंतिम चरण है। अवसर पर शिक्षिका के रूप में मास्टर को हम विशेषज्ञ के रूप से पहले विषय विशेषज्ञ संज्ञाओं से
एक विषय विशेषज्ञ की भूमिका प्रामाणिक सिद्ध किया है, क्योंकि ना आपने पूरे प्रबंध को पढ़ने के उपरांत न केवल प्रश्न किए, लगातार आपने अपने सुझावों को भी इसमें जोड़ा है। एक सुझाव व्यक्ति है प्रस्तावों के बीच में यदि विभाग की ओर से समस्त की ओर से यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे विभागाध्यक्ष व्यस्तताओं में है, बावजूद इसके वे बड़े उत्साह के साथ स्नेह के साथ विभागों की तरफ से हमारे अध्यापक वर्ग जो हमारे विभाग से हैं, वे प्रादेशिक केंद्रों में भी कार्यरत हैं और उनमें से अधिकांश लोग इस हमारे सेवानिवृत्त बंधु भी इसमें शामिल हुए हैं, साथ में भी की तरफ से और विभाग की तरफ से। के अलावा ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस मौके के लिए मैंने देखा जैसे बहुत से अध्यापक या उनकी जो हिंदी साहित्य के प्रति है, ये हमारे अतिथि हैं और मैं अपने विभाग की तरफ से और अपनी तरफ से सभी मित्रों को धन्यवाद। आपके ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं, उनका ही कार्यक्रम है, फिर भी औपचारिकतावश मैं हमारे विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से जो छात्र शोध छात्र इसमें शामिल हुए हैं, उनके प्रति भी मैं करती हूँ और अन्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, यह भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अन्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन सभी को मैं एक मेजबान के रूप में मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ, मेरी तरफ से और विभाग की तरफ से आपको भी आभार। कुछ विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं विभाग के कार्यक्रम के संचालन में हमारे आईटी विभाग संदर्भ में इसका संपूर्ण प्रबंध करने के लिए मेरे दो साथी चिंदू इस कार्यक्रम में निरंतर मौजूद रहे। लक्ष्मी को सभी को विषय विशेषज्ञ समस्या बंधु सभी को एक शांति जी सर, फिर समाप्ति की घोषणा आपकी तरफ से होगी। हमें लगता है शशिधरन सर लेफ्ट हो गए हैं।
शशिधरन सर, आपका माइक म्यूट है। समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। कार्यक्रम अब समाप्त हो चुकी है। के साथ ही ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। सभी बंधुओं को नमस्कार।